हम लोग बात करने वाले थे अजमानती अपराध की दशा में जमानत। और ये जो स्थिति है 480 में दी गई, कहता है जमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल रूल ये तो नहीं होगा कि जमानती अपराध की दशा में जमानत दी ही जाए या जमानत ली जाए, जैसा पिछले सेक्शन में था। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सल रूल ये हो कि जमानत दी ही नहीं जाएगी या जमानत ली ही नहीं जाएगी। दोनों ही यूनिवर्सल रूल नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ ये मान के चल रहा है कि व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वो दोषी सिद्ध ना हो जाए। तो एक बड़ी सीधी बात है कि अगर किसी के ऊपर अजमानती अपराध का अभियोग मात्र लग गया है तो उसे जमानत के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि ऐसी दशा में तो वो तब तक जेल में रहेगा ही रहेगा जब तक कि वो दोष सिद्ध या उसका विचारण पूरा नहीं हो जाता। और चलिए, विचारण पूरा होने के बाद वो दोष सिद्ध भी हो जाए। और आपने 428 जैसा प्रोविजन ये भी बना रखा है कि जेल में रहने की अवधि दोष सिद्धि के उपरांत उसे जो कारावास अवार्ड किया जाएगा उसमें से सेट ऑफ या मुजरा कर दी जाएगी। लेकिन इसकी कौन सी गारंटी है कि विचारण के उपरांत वो दोष सिद्ध ही होगा? कोई आवश्यक तो है नहीं कि वो दोष सिद्ध ही होगा। और यदि दोष सिद्ध न हुआ और आपने प्लेन नियम ये रखा कि हम अजमानती अपराध की दशा में जमानत देंगे ही नहीं, तो ये लंबा जो कालखंड है जो उसने जेल में बिताया, इसके लिए आखिर कौन उत्तरदायी होगा? अर्थात ये व्यक्ति जो अपने सभी प्रकार के कामों से वंचित रहा, सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रहा, इसकी जो प्रतिपूर्ति ये किस ढंग से होगी? अब ये भी ठीक है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है सीआरपीसी की, उसे हम देखते हैं तो एक कंसीडरेशन वहां बेलेबल और नॉन बेलेबल के बीच ये तो है ही है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस सामान्यतः सीरियस ऑफेंसेस को डेजिग्नेट किया गया है। तो व्यक्ति पर जब नॉन बेलेबल ऑफेंस का आरोप, तो उसे यूं ही जमानत देना ठीक भी नहीं होगा। यानी हमेशा और हमेशा बिना सोचे समझे अजमानती अपराध में सिर्फ इस आधार पर कि हम उसे निर्दोष तब तक प्रिज्यूम करेंगे जब तक कि वो दोष सिद्ध ना हो जाए, उसे जमानत दे दें, ये भी ठीक नहीं। क्योंकि सीरियसनेस है एलिगेशन में जो उसके खिलाफ लगा, और दूसरी ओर ये नियम भी ठीक नहीं है कि हम उसे जमानत देंगे ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर अजमानती अपराध को करने का अभियोग ये लग गया है। दोनों ही बातें ठीक नहीं। और जब दोनों बातें ठीक नहीं है तो जो ठीक है वो मध्य मार्ग को अपनाया जाना यही ठीक है। इसीलिए पूर्व की सीआरपीसी में धारा 437 और वर्तमान में 480 जो अजमानती अपराध की दशा में सदैव तो नहीं, लेकिन कुछ दशाओं में और कुछ व्यक्तियों को जमानत दिए जाने का प्रावधान ये करती है। जो 480 सबसेक्शन 1 या 437 सबसेक्शन 1 की भाषा है, वो कहती है जब कोई व्यक्ति, और व्यक्ति शब्द बीएनएसएस में परिभाषित नहीं, ये पूर्व में जो सीआरपीसी थी उसमें भी परिभाषित नहीं, इसलिए 2I के मुताबिक व्यक्ति की परिभाषा आईपीसी या बीएनएस इसकी स्वीकार होगी। और आईपीसी इसकी धारा
10 थी शायद, 8 में लिंग, 9 में वचन, 10 में स्त्री पुरुष था, 11 में व्यक्ति। ठीक है, तो आईपीसी की धारा 11 में व्यक्ति को परिभाषित किया और व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहा था इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी व्यक्ति को अजमानती अपराध की दशा में जमानत प्राप्त करने का अधिकार मिल रहा है, तो ये स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से अजमानती अपराध का आरोपी होने पर जमानत प्राप्त करने का हक ये देगा, क्योंकि 2Y कहता है, चाहे सीआरपीसी हो चाहे बीएनएस, कि जो शब्द और पद यहां परिभाषित नहीं है उनके वे अर्थ लिए जाएंगे जो आईपीसी या बीएनएस में उन्हें दिए गए। तो व्यक्ति का अर्थ स्त्री या पुरुष यही लेंगे, और चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, अगर वो अजमानती अपराध का आरोपी है तो उसके संबंध में बेल मांगने का जो काम है वो सेक्शन 437 या 480 में ही किया जाए। कहता है जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते चलना चाहिए ताकि आपकी ये गलतफहमियां दूर हो कि बेल हमेशा इन्हीं सेक्शंस में मिलेगी। अजमानती अपराध की दशा में आपको धारा 437 या 480 में बेल तभी मिलेगी जब आप पर अभियोग है अजमानती अपराध को करने का। अगर आप दोषित हैं अजमानती अपराध को करने के लिए तो बेल यहां नहीं मिलेगी। तब आपको अपील, जब आप फाइल करेंगे तो अपील न्यायालय के द्वारा ही है, अंतर्गत धारा 389 और पीछे जो हम लोग पढ़कर आए बीएनएस की धारा, उसके अंतर्गत ही बेल मिलेगी, क्योंकि यहां सीधे उसने कहा कि अजमानती अपराध का अभियोग है। और अभियोग का मतलब ही है कि अभी मामला विचारण के स्तर पर है। इसका मतलब यह हुआ कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल यू कैन आस्क फॉर द बेल अंडर दिस सेक्शन, अदरवाइज यू कांट। आप दोषित हो गए, अब उसके बाद इन सेक्शंस का कोई मतलब नहीं बचा। अब तो अगर आपको बेल मिल सकती है तो अपील न्यायालय के द्वारा, और अगर अपील फाइल आपने नहीं की तो अब आपको बेल मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अपील फाइल करना यह आपका कानूनी अधिकार था। अपील ऑटोमेटिकली फाइल नहीं हो जाएगी until and unless that will be filed by you, that cannot be presumed to be filed। वो फाइल हुई उद्धारित नहीं कर ली जाएगी कि फाइल हो गई और आपको बेल मिल जाए, नहीं होगा ऐसा। ये मान लिया जाएगा कि आप अपनी सजा से संतुष्ट हैं और आप अपनी सजा काट रहे हैं, और दोषित व्यक्ति को बेल का कोई प्रोविजन यही नहीं। हां, आप अपील फाइल करें तो बात अलग हो जाती है, और आपने अपील लेट कर दी, आपने फाइल ही नहीं की। अब आप अपील फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन जितना विलंब आपने किया है, यानी अपील फाइल करने की जो अवधि आपको दी गई थी लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत, उसमें तो आपने फाइल की नहीं। तो अब आपने जो विलंब कारित किया है उस विलंब का स्पष्टीकरण लाइए, क्यों किया आपने, और यदि वो विलंब पाया जाएगा कि समुचित है, अर्थात प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, आप प्रकृति का सामान्य अनुक्रम, इसका क्या मतलब होता है, इन शब्दों का अर्थ होता है कि आपकी कोई गलती नहीं, जो देर हुई उसमें स्वयं आपकी कोई गलती ये नहीं है। प्रकृति का सामान्य अनुक्रम यानी घटनाएं जीवन में जैसे घटित होती हैं वैसे घटनाएं घटी हैं,
इस कारण से आप अपील प्रस्तुत नहीं कर पाए तो वो विलंब न्यायालय द्वारा क्षमा किया जाएगा, और जब क्षमा कर दिया जाएगा, जब क्षमा कर दिया जाएगा तब आपकी अपील एडमिट होगी, और जब अपील एडमिट होगी तब आप अपील न्यायालय से बेल मांगने के अधिकारी होंगे। और इस बीच चाहे जितना समय निकल जाए आप जेल में ही रहेंगे, क्योंकि अपील न्यायालय अपील आपको तभी, अपील में आपको बेल तभी दे सकता है जब अपील हो, और अपील तो अपने समय में प्रस्तुत नहीं की तो अपील तो हो ही नहीं। अब तो पहले जो विलंब आपने किया वो समुचित था, आपके दोष के बिना था। ये तथ्य आप न्यायालय को दर्शित करो और न्यायालय आपकी बात मानकर उस विलंब को क्षमा करे, तब तो अपील फाइल होगी, और जब अपील प्रस्तुत होगी तब जमानत मिलेगी। ठीक है ना। यहां आपको जो हक मिला है वो सिर्फ अभियोग में जमानत का हक मिला है। ठीक है। अगर आप एक बार विचारण न्यायालय से दोष सिद्ध हो गए तो फिर आप अपील में बेल मांगते रहो, जब तक अपील फाइल नहीं है तब तक बेल आपको नहीं मिल सकती। अपील होनी चाहिए, क्योंकि सब जगह अपील के अधिकार अलग अलग हैं। ठीक है। और सब जगह, ठीक है, अपील का जो हक है वो दोष सिद्धि की दशा में आपको प्राप्त है, लेकिन हमेशा दोष सिद्धि की दशा में थोड़ी प्राप्त है। छोटे अपराध के लिए दोष सिद्धि हुई, नहीं प्राप्त। ठीक है। आपकी संस्वीकृति पर हुई तो केवल दंड के परिमाण और उसकी वैधानिकता इसी पर प्राप्त है। ठीक है। आप इनएडिकेट सेंटेंस पर अपील करना चाहते हैं, आपको हक ही नहीं है, स्टेट को हक है। तो अपील हो तब कहीं जाकर बेल मिलेगी, और वो भी दोष, ठीक है, सिद्धि से अपील हो, क्योंकि दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील है तो तुम बेल काहे को मांगोगे भाई, तब तो तुम दोष मुक्त हो ही। तो कुल मिलाकर हमें हर सेक्शन में ये देखना चाहिए कि ये सेक्शन एप्लीकेशन में कब आएगा। तो वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर संदेह है कि उसने अजमानती अपराध किया है, क्योंकि जो बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेने की शक्तियां हैं किसकी, पुलिस अधिकारी की, वहां उसने कहा है कि वो व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार हो सकता है जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला है। उचित परिवाद किया गया है, यह युक्ति संगत संदेह विद्यमान है तीनों दशाओं में। यह ठीक है कि केवल संदेह पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती बिना वारंट, लेकिन अगर संदेह युक्ति संगत हो गया तो गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन संदेह कितना भी युक्ति संगत हो, संदेह संदेह ही है, संदेह कभी भी वास्तविकता का स्थान नहीं ले सकता। लेकिन गिरफ्तारी अगर संदेह युक्ति संगत हो गया तो न्यायोचित मानी जाएगी, तब गिरफ्तारी गलत नहीं मानी जा सकती। एक स्थान की ओर आप ही जाते देखे गए और थोड़ी देर बाद वहां कत्ल होने की सूचना आ गई, तो सवाल यह है कि एक युक्ति संगत संदेह ये जरूर है कि आपने अमुक व्यक्ति की हत्या की है, लेकिन अभी भी यह वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है। यह हो सकता है वहां पहले से कोई बैठा हो और कत्ल उसने किया हो, तो संदेह है, युक्ति संगत है, किंतु सत्य फिर भी इससे अलग हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी आपकी बिना वारंट यहां पर ठीक मानी जाएगी, क्योंकि संदेह ने अगर युक्ति संगत संदेह का स्थान ले लिया
फिर आप दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं और अपने दुर्भाग्य को आप ही भुगतेंगे। हां, संदेह इस पर नहीं हो सकती, क्योंकि संदेह बात अलग हुई। संदेह सब्जेक्टिव है। हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि विश्लेषण की दो पद्धतियां, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आप क्या समझते हैं, सब्जेक्टिव आपकी इच्छा, आपके मनोभाव, इनके आधार पर स्थिति का विश्लेषण है। और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तु के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, विचार के आधार पर, उसकी अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स के आधार पर वस्तु, व्यक्ति अथवा विचार का विश्लेषण है। तो संदेह तो कैसा है, सब्जेक्टिव है। हमें एक परिस्थिति में संदेह हो सकता है आपको ना हो। आप थोड़ा मजबूत मन के हो, आपको परिस्थितियां उतनी जल्दी प्रभावित न करती हो और आप उन परिस्थितियों में कोई संदेह न करें। लेकिन युक्ति संगत संदेह मीनिंग देयर बाय हर व्यक्ति स्वयं परिस्थिति में ऐसी विशेषता है कि हर व्यक्ति उस परिस्थिति में संदेह करेगा ही। इसका मतलब यह निकला संदेह सदैव सब्जेक्टिव है और युक्ति संगत संदेह सदैव ऑब्जेक्टिव है। इसलिए युक्ति संगत संदेह इसे उत्पन्न होने की दशा में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है, लेकिन सिर्फ संदेह, इसके आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अब युक्ति संगत संदेह यह है कि व्यक्ति ने अजमानती अपराध किया, ठीक, संदेह ही तो है, कितना भी युक्ति संगत सही, लेकिन है तो संदेह। तो हो सकता है उसने न किया हो। और यदि ऐसा है तो फिर इस व्यक्ति को जमानत न देना और लंबे समय तक सिर्फ इस आधार पर कि उसके विरुद्ध युक्ति संगत संदेह विद्यमान है जेल में रखना, ये किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक दूसरी दिक्कत भी है कि संदेह युक्ति संगत है और युक्ति संगत संदेह होने की दशा में इसके सत्य होने की भी संभावना है। और अगर यह सत्य हुआ तो सोसाइटी का नुकसान हो जाएगा। ये व्यक्ति खुलेआम घूमेगा और इसके मन का जो विश्वास है कि हम अपराध करके बच सकते हैं, यह और मजबूत होगा और फिर यह और अपराध करेगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी काहे कि रिपीटेशन ऑफ द ऑफेंसेस की ये एक दिक्कत और भी है। तो इन सारी दिक्कतों से निपटने के लिए कोई बीच का रास्ता, कोई मध्य मार्ग ये निकालना पड़ेगा। और वो मध्य मार्ग है कि आपका 480 या 437 जिसमें वो कहता है जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर संदेह है कि उसने अजमानती अपराध किया है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार करना किसका पार्ट है? गिरफ्तार करना अन्वेषण का पार्ट है और गिरफ्तारी के अपने उद्देश्य हैं। गिरफ्तारी इसलिए की जाती है जब ऐसा लगता है कि अपराध के बारे में हम अधिक जानकारी तभी हासिल कर पाएंगे जब हम अपने स्थान पर इससे पूछताछ करें। इसका मीनिंग देयर बाय उस व्यक्ति से जो अपराध का आरोपी है, क्योंकि स्थान का आपके मन पर प्रभाव होता है। आप अपने स्थान पर बैठे हैं, आप थोड़ा सुरक्षित अनुभव करेंगे, यह आपके मन की दशा है। इसी को कहा जाता है कि घर में कुत्ता भी शेर है, इसी बात को कहा जाता है।
आप तो छोड़िए, जानवर भी अपने को अधिक सुरक्षित अनुभव करता है अपने घर पे। और आपके मन की ये जो सुरक्षा है, ये अपराध के अन्वेषण में बाधक है। इस सुरक्षा को तोड़ा जाता है किससे? गिरफ्तारी से। और गिरफ्तार जब हम आपको कर लेंगे तो हम आपको निरुद्ध करेंगे ही करेंगे, डिटेन करेंगे ही करेंगे। गिरफ्तार कैसे करेंगे वो प्रक्रिया आपने देखी थी कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उसके बाद आप डिटेन होंगे ही। तो कहता है पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न। अब उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों से भिन्न हो गया, तो ये न्यायालय हुआ कौन सा? मजिस्ट्रेट का न्यायालय या विशेष विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय, यही दो न्यायालय हुए। और अगर यहां मजिस्ट्रेट का न्यायालय लिख दे तो विशेष विधियों के अंतर्गत गठित न्यायालय इससे बाहर हो जाएंगे। इसलिए शब्द प्रयोग यही करना पड़ेगा कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय। अदरवाइज इसमें से जो धारा 6 हम लोगों ने देखी थी और जिसमें दंड न्यायालय की परिभाषा में उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय और विशेष विधियों के अंतर्गत गठित न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, ये सब शामिल थे। ठीक है, उनमें से विशेष विधि के अंतर्गत गठित न्यायालय ये बाहर हो जाएंगे। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उन्हें अपराधों के विचारण की अधिकारिता है ही नहीं। ठीक है, ये हम लोग शुरुआत में पढ़ के आए, संभवतः धारा 3 थी। ठीक है, जिसमें कहा था विचारण की अधिकारिता जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी है उसी के पास रहेगी। तो यहां उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय, ये शब्द प्रयोग जरूरी है। जब हम लोग एलएलबी में होते, विशेषकर हमें आपकी नहीं मालूम, हमें अपनी मालूम, जब हम एलएलबी में थे तो मेरे मन में सवाल उठता था कि आखिर कानून में इतने घुमावदार शब्दों का प्रयोग क्यों? सीधे सीधे लिख देता है मजिस्ट्रेट का न्यायालय। लेकिन न तो उस समय बुद्धि का विकास इतना होता है, और हमने तो कम से कम सीआरपीसी पढ़ी भी नहीं थी, हमें तो मालूम भी नहीं था कि कोई ऐसी चीज भी है। मालूम आपको भी नहीं, लेकिन आप बताएंगे नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम हमें नहीं मालूम, और हमें स्वीकार करने में कतई कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अब समझ में आता है कि अगर सीधे सीधे लिख दे तो बहुत ज्यादा छूट जाएगा। सब कुछ समाहित करते हुए संक्षिप्तता के साथ सेक्शन इन शब्दों के अलावा वर्णित हो ही नहीं सकता। इसलिए मजबूरी है कि जितना कठोरता आवश्यक है उतनी रखी जाए। तो इसलिए यहां लिखा कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है, हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। छोड़ा जा सकता है, इसका मतलब यह हुआ है कि छोड़ा भी जा सकता है और छोड़ा नहीं भी जा सकता। पुलिस थाने का वारंट, पुलिस थाने का भारत अधिकारी कब? जब उसे वारंट के बिना गिरफ्तार किया या निरुद्ध रखा है। और न्यायालय कब? जब उसके समक्ष अजमानती अपराध जिसने किया है, जिस पर अभियोग है जमानती अपराध का करने का, या जिस पर युक्त संदेह है अजमानती अपराध को करने का, वो हाजिर होता है या लाया जाता है। तो लाया तो उसकी इच्छा के विरुद्ध ही जाएगा, और हाजिर होता है तो अपनी इच्छा से भी हो सकता है। और कामा लेके दोनों शब्द लिखे हैं। और ये हाजिर होने की प्रक्रिया रोज आप कचहरी में देखते हैं, जिसे सरेंडर नाम दिया जाता है।
और जब तक आप अभिरक्षा में नहीं हैं तब तक जमानत मांगी नहीं जा सकती, क्योंकि जमानत तो अभिरक्षा से मुक्ति इसके लिए मांगी जाती है। यद्यपि ठीक है, जमानत पाने के बाद भी आप नोशनली संकल्पनात्मक ढंग से न्यायालय की अभिरक्षा में ही माने जाएंगे। नोशनली हम लोग जब दंडादेशों का निष्पादन पढ़ रहे थे तो वहां स्पेसिफिकली लाइन मिली थी 428 में कि वो अवधि जिसमें जमानत के दौरान आप बाहर रहे हैं वो काउंट नहीं की जाएगी, और वो इसीलिए लिखी गई थी क्योंकि नोशनली संकल्पनात्मक ढंग से जब आप जमानत पर होते हैं तो भी होते अभिरक्षा में ही है। अगर वो लाइन नहीं होगी तो ये अभिवाक, ये तर्क कि हमें इस अवधि को भी कुल अवधि में से समायोजित करने का हक मिलना चाहिए, उठाया जा सकता है। तो इस तर्क को खत्म करने के दृष्टिकोण से ही वहां सीधे सीधे ये लाइन लिखी गई थी, चर्चा की थी हम लोगों ने। तो जमानत ये दी जा सकती है कब? जब हाजिर होता है या लाया जाता है, लेकिन हाजिर होने से जमानत नहीं मिलेगी। अभिरक्षा से मुक्ति यह है जमानत का अर्थ। तो पहले अभिरक्षा में तो आप आए, तो जब हाजिर हुए आप तो अभिरक्षा में तो नहीं आ गए, हाजिर हुए तो अभिरक्षा में आना जरूरी है। लाए गए तो चलिए ले आए गए, लेकिन लाए गए तो भी अभिरक्षा में आना जरूरी है, और हाजिर हुए तब तो होना जरूरी है। तो हाजिर हुए आप, ये न्यायालय को सपना नहीं आ रहा, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम हाजिर हुए हैं एंड आई एम रेडी टू सरेंडर माई सेल्फ टुवर्ड्स द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। आपको ये भी, आप हाजिर हुए ठीक, लेकिन आप स्वयं को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रति समर्पित करने को तैयार नहीं है, तो आप हाजिर होते रहे। आप पढ़ेंगे वहां सरेंडर एप्लीकेशन की भाषा तो लिखा होता है कि न्यायालय के समक्ष हम समर्पण कर रहे हैं और न्यायालय की अभिरक्षा में आने को तैयार हैं। दिस इज द लाइन। इस लाइन को लिखने के लिए शब्द प्रयोग उर्दू का कर लें, आप हिंदी का कर लें, अंग्रेजी का कर लें, भाषा को ही अपना लें, बट दिस लाइन मस्ट बी रिटन बाय यू। ये आपको लिखना होता है उसमें, और जब आप लिखते हैं देन न्यायालय क्या करता है? सेक्शन 41 सुबह हम लोगों ने देखा था, 41 सब सेक्शन 2 और सीआरपीसी में 44 सब सेक्शन 2 इस शक्ति का इस्तेमाल करता है मजिस्ट्रेट। तो वहां क्या लिखा है? वो व्यक्ति जब न्यायालय के समक्ष आ गया जिसके लिए वो सम्मन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, उसे वह स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या उसकी गिरफ्तारी के लिए निर्देश दे सकता है। और आप रोज कोर्ट में देखते हैं वो निर्देश देते हैं कि कस्टडी में ले लो इन्हें, जैसे आप सरेंडर एप्लीकेशन पे आते हैं। और जब आप कस्टडी में आ गए, नाउ दे में, अब आपको वो जमानत दे सकते हैं और जमानत नहीं भी दे सकते। ठीक है, अब आप अजमानती अपराध के अभियुक्त इनके समक्ष हाजिर हुए हैं या लाए गए और अभिरक्षा में भी आ गए, उनके द्वारा गिरफ्तार भी कर लिए गए। यद्यपि ये सब घटित हुआ सीआरपीसी के सेक्शंस के मुताबिक, लेकिन आप कचहरी में एज ए जूनियर इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे याद कर लेते हैं और आपको जो याद कराते हैं आपके सीनियर, वो भी बिना जाने याद करके ही ये जानते हैं। और आपको मजिस्ट्रेट भगवान, वो जो चाहे तो कर सकता है और कानून चलता नहीं, ये दोनों धारणाएं आपके मन में निर्मित हो जाती हैं तत्काल।
ठीक है, जबकि एक भी बात बिना लिखे नहीं हो रही, एक भी बात, नॉट अ सिंगल एक्ट, ठीक है, कुड बी परफॉर्म्ड, ठीक है, विदाउट द ऑथोराइजेशन ऑफ द लॉ। एक भी काम नहीं हो सकता, सारे काम कानून के मुताबिक हो रहे हैं, जो लिखा है बस वही हो रहा है। और अब लिखा है कि जमानत दे सकता है, तो अब सवाल उठता है कि निरंकुश ढंग से जिसमें चाहे जमानत दे दे और जिसमें चाहे जमानत न दे, क्या स्थिति है? सुबह अनुच्छेद 14 की हम लोग बात करने वाले थे, फिर मेरा मन नहीं बना और नहीं की। हम सुबह कह रहे थे आपसे कि 3 स्थितियां हो सकती। एक स्वयं अधिनियम इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें मनमानेपन की गुंजाइश है, तो अधिनियम अनुच्छेद 14 के विपरीत होने के कारण शून्य ही कर दिया जाएगा। दूसरी स्थिति, अधिनियम तो ठीक है अपने में, अधिनियम में कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन अधिनियम के अंतर्गत जिसने काम किया उसने मनमानेपन से काम किया, तो उस काम को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तीसरी स्थिति हो सकती है कि जब काम किया जा रहा है तभी पता लग गया मनमानापन कर रहे हैं और उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन जब कानूनों में ऐसी स्थिति होती है जहां विवेक का अधिकार यह दिया जाता है, क्योंकि जहां विवेक का अधिकार होगा वहीं मनमानेपन की संभावना होगी कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और चाहें तो ऐसा न करें। आप ये जब राइट टू डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको तभी मनमानेपन की संभावना है। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 14 पे हमने सुबह उस एस्पेक्ट पर बात नहीं की, अगर करते तो आपको ये बताते हैं कि विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में जब कार्यपालिकी अधिकारियों में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वेस्ट किया जाता है विधायिका के द्वारा, तब जो मनमानेपन के विरुद्ध सिद्धांत है उसका उपयोग ये देखने के लिए किया जाता है कि अथॉरिटीज मनमाने ढंग से काम तो नहीं कर रही है, या वो विधि जिसने कार्यपालिकी अधिकारियों में राइट टू डिस्क्रिप्शन वेस्ट किया है उस विधि ने कहीं राइट टू डिस्क्रिप्शन बिना किसी सिक्योरिटी मेजर के इस सीमा तक कार्यपालिकी अधिकारियों में तो निहित नहीं कर दिया कि कार्यपालिकी अधिकारी मनमानेपन से काम करने को स्वतंत्र हो जाए। लेकिन जब इंस्टीट्यूट जुडिशियल ऑफिसर्स में राइट टू डिस्क्रिप्शन इसको निहित करता है तो यह बात कल्पना के परे है कि वे भी मनमानापन करेंगे। क्यों है कल्पना के परे? क्या वो देवता है? नहीं, देवता नहीं है। जुडिशियल ऑफिसर प्रक्रिया जो दी गई है, ठीक है, उसका फॉलोअप करने के लिए बाध्य है। हर जुडिशियल ऑफिसर, हर दंड न्यायालय के काम करने के लिए प्रक्रिया दी गई, चाहे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो और चाहे सिविल प्रक्रिया संहिता हो। वे एक भी काम उसके अगेंस्ट जाकर नहीं कर सकते, और वो जो कुछ करेंगे उसका रिवीजन और अपील अगर ऑर्डर इंटरलोक्यूटरी नहीं है तो आवश्यक रूप से प्रक्रिया विधि में दी गई होती है। तो सुपरविजन उनके कामों का लगातार होता रहता है। और दूसरी चीज, यहां पूर्व निर्णय का सिद्धांत भी है। तो न्यायालय जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो लगातार बताते रहते हैं कि अगर कहीं पर किसी अधिनियम में कोई राइट टू डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया तो आप राइट टू डिस्क्रिप्शन कैसे उपयोग करेंगे। इसलिए न्यायालय के संबंध में यह कभी नहीं स्वीकार किया जाता कि राइट टू डिस्क्रिप्शन का दुरुपयोग संभव है। इसलिए मनमाने
पन के विरुद्ध जो सिद्धांत है वो एग्जीक्यूटिव को तो कंट्रोल करता है, जुडिशरी या जुडिशियल मामलों में उसका उपयोग नहीं होता। ये अगर सुबह हम अनुच्छेद 14 पर चर्चा करते हैं तो आपको बताते हैं। वहां मनमानेपन के विरुद्ध जो सिद्धांत आया ईपी रोएप्पा में, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने में उपयोग होता है। और कैसे कंट्रोल करता है उसके विभिन्न उदाहरण हैं, वो मेरा मन जब होगा तो हम बता भी देंगे। लेकिन यहां पर आप देखें, राइट टू डिस्क्रिशन दिया, उन्होंने कहा कि तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है, किंतु अभी आगे हम नहीं पढ़ रहे। अब देखिए, किंतु का मतलब आ गया कि डिस्क्रिशन शासित होने लगा है। विधायिका स्वयं डिस्क्रिशन के एक्सरसाइज करने के लिए, डिस्क्रिशन का विवेक के अधिकार का उपयोग करने के लिए स्वयं पॉलिसी और स्टैंडर्ड ये प्रक्रिया में देने लगी है। और इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगभग 12 या 13 ऐसे आधार बताए हैं जिनको अजमानती अपराधों की दशा में जमानत प्रदान करते समय किसी भी न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए। और आपसे ये चाहे एपीओ का एग्जाम हो और चाहे कोई हो, उसमें एक सवाल बनता है, अजमानती अपराध की दशा में जमानत देते समय न्यायालय को किन किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। ये सवाल होता है, ये एलएलबी में भी पूछा जाता है और इसका उत्तर आप गलत लिखकर आते हैं। इसके अलावा एक सवाल यह भी बनता है कि अजमानती अपराध की दशा में क्या न्यायालय की शक्ति जमानत देने के संबंध में प्रतिबंधित है और क्या इसके कोई अपवाद है? यह भी एक सवाल है, यह भी बनता है। तो इसका अपवाद यह है कि सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय इसकी जमानत देने की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो किसी भी अपराध में जमानत दे सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। जबकि अजमानती अपराध की दशा में उन न्यायालयों के जो उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय हैं, उन्हें जमानत देने की शक्ति तो है, किंतु उनकी शक्ति पर प्रतिबंध है। और वो प्रतिबंध कहां लिखे? इस किंतु शब्द के बाद लिखे हैं, देखेंगे अभी। ठीक है, तो जमानत की शक्ति प्रतिबंधित भी है और अप्रतिबंधित यह भी है। सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय उनकी जमानत देने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन वो न्यायालय जो सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न है, उसकी जमानत देने की शक्ति पर प्रतिबंध है और वो प्रतिबंध किंतु शब्द के बाद लिखे हुए हैं। उन प्रतिबंधों का ध्यान रखकर ही वो न्यायालय जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय से भिन्न है जमानत दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता। और इन प्रतिबंधों के अलावा स्वयं उच्चतम न्यायालय ने 10-11 बिंदु ऐसे निर्धारित किए हैं जो प्रत्येक न्यायालय को, यानी स्वयं उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को भी, क्योंकि वो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित, अजमानती अपराध की दशा में जमानत देते समय ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि उनकी शक्ति अप्रतिबंधित, लेकिन फिर भी क्योंकि विधायिका अजमानती अपराधों की दशा में सीरियस है, इसलिए यू मस्ट शो सम सीरियसनेस, इसलिए आपको भी गंभीरता दिखानी होगी। और बस यही कारण है कि विभिन्न विधियों में जहां जुडिशियल ऑफिसर्स को राइट टू डिस्क्रिशन दिया गया, वहां अनुच्छेद 14 से व्युत्पन्न मनमानेपन का सिद्धांत लागू नहीं किया जाता, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल्ड रहते हैं। हमने जैसे आपसे कहा था कि कानून की जरूरत दुष्टों के लिए है
और नैतिक आदमी के लिए, क्योंकि नैतिक अंदर से अनैतिक होता है, ऊपर से नैतिकता ओढ़े होता है। लेकिन संत को जरूरत नहीं है कानून की, इसलिए नहीं कि वो गलत कर ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं, तो उसके लिए कानून का क्या मतलब भाई? जब हम गलत करेंगे ही नहीं तो मेरे लिए कानून का क्या मतलब? तो इसलिए जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अजमानती अपराधों की दिशा में ध्यान में रखने योग्य चीजें अपने निर्णयों के माध्यम से निर्धारित की हैं, वो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी जमानत देने में ध्यान में रखी जाएंगी, यद्यपि उनकी शक्ति अप्रतिबंधित है। और 10-11 चीजें क्या है? जमानत आप दे सकते हैं, आप मीनिंग देर भाई, अभी तो हम 480 इसी पर बात कर रहे हैं, और वो भी सबसेक्शन 1, और वो भी किंतु से पहले। अभी विधायी प्रतिबंधों की हमने चर्चा नहीं की है कि विधायी प्रतिबंध इस न्यायालय की शक्ति पर क्या लगे हुए, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से जो प्रतिबंध आए हैं उनकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर गोइंग टू ग्रांट द बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि जो आरोप है उसमें कितनी दुष्टता, कितनी इनॉर्मिटी ये है। दुष्टता, किसी ने किसी के थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन किसी ने खाने की चीजों में, ठीक है ना, और खाने की छोड़िए, दूध में यूरिया मिला दिया, ये यूरिया से दूध बना दिया, ठीक है। अब दूध का कंजम्पशन उस बच्चे में होगा जो ये बताने में भी असमर्थ है कि उसे कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो आप और वो व्यक्ति जिसने किसी को लाठी मारी है, दोनों एक फुटिंग पर नहीं है। आप निहायतन दुष्ट आदमी हो और वो दुष्ट है लेकिन तुमसे बेहतर है, उसने तो लाठी मारी है, खोपड़ी फूट गई है, सही है, हड्डी टूट गई है, ये भी ठीक है, लेकिन उसकी जो ये झेल सकता था, जो उस पीड़ा को सहन कर सकता था, और तुम इतना नीच हो, हमें मालूम नहीं है कि हो या नहीं, क्योंकि अभी दोषित तो हुए नहीं, लेकिन फिर भी अभियोग में बड़ी सीरियसनेस है, तुम ज्यादा दुष्ट व्यक्ति दिखाई देते हो। अब हो सकता तुम पे झूठ हो, लेकिन यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो इनॉर्मिटी ऑफ द एलिगेशन, इट इज द फर्स्ट कंसिडरेशन which must be kept in mind by that court who is going to grant or refuse the bail in case of non-bailable offense। ठीक है, इनॉर्मिटी क्या है? दूसरा, नेचर ऑफ द ऑफेंस, नेचर ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस की प्रकृति क्या है? हमने तुम्हें ठग लिया, ठीक है, आर्थिक अपराध होते रहते हैं, हमने बिजली चोरी कर ली, हमने सेल टैक्स चुरा लिया। सेल टैक्स चुराना हालांकि अपराध नहीं है, लेकिन मानो कल विधायिका, सेल टैक्स तो भाई भी नहीं, अब तो जीएसटी है, मानो कल विधायिका जीएसटी चुराना ये अपराध घोषित कर दे, ठीक है, तो टैक्स चोरी ये वो अपराध नहीं है जो हत्या अपराध है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द ऑफेंस बिल्कुल अलग है। हमने पहली बार जिंदगी में जब धूर्त कहा था अरविंद केजरीवाल और अन्ना आचार्य को मूर्ख कहा था, इसी बात पे कहा था, और शायद भारतवर्ष में उस समय अकेले हम ही थे जो हम कह रहे थे ये आदमी बेहद धूर्त है और ये आदमी बिल्कुल सपट मूर्ख है। क्योंकि वो कर क्या रहा था?
वो कर ये रहा था कि कांग्रेस, जिसके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने रक्षा सौदों में दलाली की है, ठीक है, जैसे कुछ मूर्ख बता रहे थे, हम तो अभी देख रहे थे ना कि देखो बोफोर्स कितनी अच्छी फंक्शन की, तो बोफोर्स तोप खराब है ये किसी ने नहीं कहा, कहा यह गया था कि तुमने बोफोर्स में दलाली खाई है, कहा यह गया था, ठीक है, तुमने 10 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदी है, 90 खुद खा लिए, यह कहा गया था, यह नहीं कहा गया। और 10 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदी ही कैसे जा सकती है अगर चीज खराब हो? भाई चीज तो अच्छी होगी, सीधी सी बात है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल था और ये जो अन्ना थे, ये जो एक्यूजेशन थी, यानी रक्षा सौदों में दलाली और एक सामान्य बिजली चोरी, इन दोनों कामों को इस आदमी ने एक फुटिंग पर लाकर खड़ा कर दिया था और इस ढंग से इसने कांग्रेस को परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाया। आप अगर यह कह दो कि सब अपराधी हैं और एक के ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा है और एक के ऊपर रक्षा सौदों में दलाली का मुकदमा है, तो आप नेचर ऑफ एक्यूजेशन देखेंगे ही नहीं। अभियोग की जो प्रकृति है वो तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है नॉन बेलेबल ऑफेंस की दशा में कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कंसीडर द इनॉर्मिटी ऑफ द एलिगेशन, द सेकंड थिंग विच मस्ट बी इन योर माइंड दैट इज द नेचर ऑफ एक्यूजेशन, प्रकृति क्या है, और तीसरी चीज जो आप देखेंगे वो ये कि व्हाट punishment could be awarded to the person in case of conviction, अगर कन्विक्शन होता है तो क्या दंड मिल सकता है, और चौथी चीज ये देखेंगे कि एलिगेशन की सपोर्ट में एविडेंस क्या है। एविडेंस तो हमने पहले भी कहा कि बेल के स्टेज पर एविडेंस हम उसे मान लेते हैं, कह देते हैं जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट होता है, उसे हम एविडेंस मान लेते हैं, जबकि साक्ष्य की परिभाषा के मुताबिक वो एविडेंस नहीं है, लेकिन दैट विल बी कंसीडर्ड बाय अस। और चौथी बात जो हम देखेंगे, चौथी पांचवी जो भी ऑर्डर हो आप हिसाब से देख लेंगे, वो हम देखेंगे कि अगर हम व्यक्ति को छोड़ते हैं तो उसकी भाग जाने की संभावनाएं कितनी है, सुनवाई के लिए नियत तिथियों पर हाजिर होगा या नहीं, सब चीजें हो और ये ना हो तो भी आपको जमानत नहीं मिलेगी। और आप जब बेल एप्लीकेशन लिखते हैं वहां तो इन्हीं कंसीडरेशंस के आधार पर आप लिखते हैं। ये अलग बात है आपको ये मालूम नहीं है, आपने याद कर रखा है वो 10-11 पॉइंट जो आप बेलों में लिख देते हैं, क्या अपराध, उस पर आरोपित अपराध प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत नहीं होता, यानी एविडेंस आपके प्रोसिक्यूशन के पास नहीं है, इस लाइन से आप ये कहते हो, ठीक है ना। तो आप लिखते इसी हिसाब से हो, लेकिन वो आपको मालूम ही नहीं क्यों लिख रहे हो, ठीक है। और कोई काम जानकर करना और कोई काम अनजाने में करना ये बहुत बड़ा अंतर लाता है आपकी अपनी मानसिक दशा पर, ठीक है। हमने पहले भी कहा कि हम सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग कुछ हैं, लेकिन अगर वाकई ये जान जाएं, ठीक है, कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग कुछ हैं, तो हमारा व्यवहार ही बदल जाएगा, ठीक है। बस हमने सुन रखा है, हमारा कोई अनुभव नहीं है इस दिन का। तो आप सब बेल एप्लीकेशन में यही कंसीडरेशन लिखते हैं, आप लिखते हैं कि यदि हमें जमानत पर रिहा कर दिया गया तो हमारे भाग जाने की कोई संभावना नहीं है, ये लिखते हैं आप। क्यों? ये कंसीडर होगा कि आपके भाग जाने की संभावना है या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि अगर हम आपको न छोड़ें तो आपके डिफेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप तो अपने वकील से उतनी स्वतंत्रता से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो यह भी लिखते हैं आप बेल एप्लीकेशन में
कि वाद में उचित पैरवी है तो प्रार्थी का जमानत पर रिहा होना न्यायोचित एवं आवश्यक है, तो ये भी लिखते हैं आप। ठीक है, आप ये भी एश्योरेंस देंगे कोर्ट को कि अगर आप रिहा होते तो गवाहों को तोड़ने का अंदेशा कितना है, ये भी लिखते हैं आप बेल एप्लीकेशन में कि हमारे द्वारा गवाहों को तोड़े जाने की कोई आशंका नहीं। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि ट्रायल कितने दिनों में समाप्त हो जाने की संभावना, यानी अगर ट्रायल बहुत जल्दी समाप्त होने की संभावना तो क्या जरूरत है बेल की, ट्रायल ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, यह भी देखा जाएगा कि आपका जो ट्रायल तो देखा ही जाएगा, सोसाइटी पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, सब कुछ आपके फेवर में है, लेकिन सोसाइटी का पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत खराब होगा। सोसाइटी को ऐसा लगेगा कि जितने बड़े आदमी होते हैं सब बेल पे छूट ही जाते हैं, तो भी नहीं छोड़ेंगे, तो भी नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए बड़े बड़े लोग जल्दी जल्दी बेल पे नहीं छूटते, क्योंकि सोसाइटी पर पड़ने वाला प्रभाव गलत होगा। इट इज ऑल्सो ए कंसिडरेशन। जो अभियुक्त जेल में बंद है उसकी और जो पीड़ित है इसका जो सामाजिक स्तर है, इसके बीच अंतर कितना है, ये देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभियुक्त इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि अगर उसको बेल पर छोड़ दिया तो निश्चित रूप से विक्टिम को प्रभावित कर देगा, तो भी नहीं छोड़ेंगे। दीज आर द पॉइंट्स। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है, इलस्ट्रेटिव है। ठीक है, ये उदाहरण के माध्यम से बताए गए हैं और इतने पॉइंट तो कंसीडरेशन में लिए ही जाते हैं। और ये आपसे सवाल बनता है कि जब इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस व्हेन द कोर्ट विल ग्रांट द बेल, व्हाट आर द कंसीडरेशंस? ठीक है, which must be kept in the mind। ठीक है, जो रखे ही जाने चाहिए दिमाग में, वो कौन से कंसिडरेशन हो, तो ये कंसिडरेशन है। इनके मुताबिक अगर व्यक्ति बेल पाने का हकदार है, अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावपाल हम ये देखेंगे कि इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस हमें है बेल देने का अधिकार। कब? जब वो मेरे समक्ष हाजिर हो या लाया जाए। अगर हाजिर भी नहीं या लाया भी नहीं गया तो नहीं, ठीक है ना, तब नहीं। और तब किसे देने का हक है? सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय, उसी को एंटीसिपेटरी कहा जाता है, उसी को अग्रिम जमानत कहते हैं। हालांकि जब हम लोग एंटीसिपेटरी देखेंगे तो उसमें भी एक क्लॉज है कि अगर न्यायालय उचित समझता है तो ये निर्देश दे सकता है कि संबंधित व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित रहे, लेकिन इन जनरल बिना आपके उपस्थित हुए हो जाएगा और होता है वहां। ठीक है, लेकिन वो न्यायालय जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय से भिन्न है, हम मजिस्ट्रेट कोर्ट कह सकते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं कह रहे। गलत धारणा आपके मन में नहीं बननी चाहिए। वो तभी वहां बेल लगती है, आप कहते हैं उनसे कि नहीं भैया आना पड़ेगा, और 12:30 तक सरेंडर होता है, यही मिलना। ठीक है, ये परंपरा नहीं है, ये यहां लिखा है कि when the bail application could be considered when he appear before। ठीक है, जब वो हाजिर हुआ है या लाया गया है, या तो brought by someone होना चाहिए, या he must be appeared, वो दिखाई देना चाहिए, हाजिर हो। और दोनों में से कुछ भी नहीं तो काय बात की बेल, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एंटीसिपेटरी में बात अलग होती है। एंटीसिपेटरी वो हम लोग अगला सेक्शन है देखेंगे। When the court will give the direction, वहां स्थिति ये होगी कि जब डायरेक्शन होगा तभी उपस्थित होना है, अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स
वहां उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां आपको उपस्थित होना ही होगा, क्योंकि जुडिक्शन तभी मिलेगा जब हाजिर होता है या लाया जाता है, तब दे सकते हैं बेल। अब अजमानती अपराध कई प्रकार के हैं। अजमानती अपराध वो भी हैं जिनमें आजीवन कारावास प्रोवाइड है या मृत्युदंड प्रोवाइड है, ठीक है। और अजमानती अपराध वे भी हैं जिनमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड प्रोवाइड नहीं है, वो भी हैं, क्योंकि हर अजमानती अपराध में आजीवन कारावास या मृत्युदंड प्रोवाइड हो यह स्थिति नहीं है। अजमानती अपराध ऐसे भी हैं जिनमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा प्रोवाइड है, और अजमानती अपराध वे भी हैं जो 7 वर्ष से नीचे जिनमें सजा प्रोवाइड है या 7 वर्ष तक प्रोवाइड है। तो यहां भी क्लासिफिकेशन किया, और जो नॉर्मल बात आपको कचहरी में सिखाई जाती है वो ये है कि जहां आजीवन कारावास या मृत्युदंड प्रोवाइड है वहां मजिस्ट्रेट को जमानत देने का हक नहीं होता, जबकि यह बात 100% गलत है। 100 नहीं, 1000% गलत है। कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। जो लिखा है वो ये है, अभी हम पढ़ के दिखाएंगे कि मृत्युदंड आजीवन कारावास जिन मामलों में प्रोवाइड है उनमें केवल तभी उस न्यायालय को, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय से भिन्न है, तो वो मजिस्ट्रेट का न्यायालय भी हो गया, उन्हें केवल तब बेल देने का अधिकार संबंधित व्यक्ति को नहीं है जबकि जो साक्ष्य उनके सामने रखा गया है उससे यह प्रतीत हो कि व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है। यानी केवल तुम लिखकर ले आए, ठीक है ना, कि इन्हें 302 में गिरफ्तार किया गया है, तो तुम्हारे इस कह देने से, तुम्हारे ये लिख देने से मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार खत्म हो गया? नहीं, देयर मस्ट बी सम एविडेंस जो ये शो करे कि वाकई इस व्यक्ति पर हत्या का अभियोग लगाया जाना ठीक। एविडेंस आपके पास कुछ है नहीं, लिख के आप ले आए कि हमने इन्हें हत्या में गिरफ्तार किया, तो क्यों नहीं मिलेगी बेल? क्योंकि लिखा यह है कि वो न्यायालय जो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न है उसे उन मामलों में जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है बेल देने का हक नहीं होगा यदि यह विश्वास करने का कारण है कि संबंधित व्यक्ति ने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है। और विश्वास करने का कारण धारा 26 आईपीसी, जब विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक हो। जब तक विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक नहीं है क्यों मान लिया जाए? तुम लिख दोगे और मान लिया जाएगा, ये तो नहीं है। तो मजिस्ट्रेट मृत्युदंड या आजीवन कारावास जिन मामलों में प्रोवाइड है उनमें किसी को भी बेल दे सकता है, किसी को भी, यदि जो कुछ उसके सामने रखा गया है उससे विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक मौजूद नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है। एक बात। और दूसरी बात यह भी है कि चलो ऐसा एविडेंस न्यायालय के समक्ष रखा गया है जिससे यह दिखता है कि संबंधित व्यक्ति ने, या जिससे यह दिखता, मीनिंग देर भाई, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त हेतु उत्पन्न होता है कि संबंधित व्यक्ति ने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है, तो भी यदि वो व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है, स्त्री है, बीमार या शिथिलांग है, तो इस दशा में भी उसे मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत दिए जाने का प्रावधान यहां मौजूद है और उसे मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि तुम आग लगा सकते हो तो तुम लगा ही दोगे, ठीक है ना।
क्योंकि एडिशनल कंसीडरेशन भी है, नेचर ऑफ एक्यूजेशन, वो जो अभी हमने 10-11 कहे, ठीक है, वो हमने जो 10-11 कहे वो भी ध्यान में रखे जाएंगे और ये प्रतिबंध भी ध्यान में रखे जाएंगे। तो ये ठीक है कि संबंधित व्यक्ति स्त्री, रोगी या शिथिलांग है, लेकिन वे 10 कंसीडरेशन इस बात की इजाजत नहीं दे रहे। समाज पर पड़ने वाला प्रभाव अकेला ही इस बात के लिए पर्याप्त है कि बेल रिफ्यूज कर दी जाए। तो व्यवहार में वो न्यायालय जो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न है, अर्थात मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, उन मामलों में जिनमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्रोवाइड है, जमानत नहीं देता व्यवहार में, लेकिन उसे ताकत नहीं है, यह कहना सैद्धांतिक रूप से एकदम गलत है। ये कहा ही नहीं जा सकता। जबकि आप वहां रोज ही यही सुनते हैं और वहां आप जो सुनते हैं वही सुने और वहां ये कहें भी मत, क्योंकि आप अपनी बात साबित कर नहीं पाएंगे, ठीक है, और आप सही होते हुए मूर्खों के द्वारा मूर्ख कहे जाएंगे, ठीक है, और फिर वही बात कि हम बेवकूफ भी बने और तुम्हें सही बात भी बताएं, तो ऐसा हमें कौन सा पागल कुत्ते ने काट लिया? कम से कम तुम गलती पढ़ो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंपटीशन तो आपका हम ही से होना है। भाई कंपटीशन के लिए सीटें सीमित हैं और यह आपकी गलतफहमी है कि मामला आसान है। आसान कतई नहीं है बहुत कठिन डगर पनगट की। तो जो डिफरेंस आएगा वो तो यहीं पर आएगा, तो उन्हें बताया भी क्यों जाए। तो आप देखेंगे कि अजमाती अपराध की दशा में जमानत नहीं दी जाएगी, ये कोई बात नहीं। हाँ, जमानती अपराध की दशा में जो जमानत मांग रहा है उसका अधिकार है जमानत पाना, और अजमानती अपराध की दशा में जो जमानत मांग रहा है उसे जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार है, ठीक है ना। इसका मांगना ही अधिकार है, इसे देना न्यायालय का विवेकाधिकार है, और यह विवेकाधिकार कई प्रतिबंधों के अधीन है, जिनमें से पहला प्रतिबंध 10-12 कंसीडरेशन जो हमने बताए आपको वो, और शेष किंतु शब्द के बाद लिखे। तो किंतु शब्द के बाद जो लिखे इनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।